बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और सबको, आप सब लोगों को, हमारे नाज़रीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन में परचम हर तरफ लहरा रहा है। ग्रीन कलर का सब्ज़ हलाली परचम इस बात की याद दिलाता है कि हम एक आज़ाद, ज़िंदा और पाइंदा कौम है और हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी जो है वो हमारे लिए एक नेमत है। हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद रियासत में हैं और ख़ास करके हमारी नस्ल के लोग जो कि एक आज़ाद रियासत में जिन्होंने आँख खोली, जन्म लिया और सांस लिया। लेकिन आज के दिन हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करनी चाहिए जिसने हमारे मुल्क के लिए बायस शर्मिंदगी की है, कुछ चीज़ें जो हमारी वजह से मुल्क के ऊपर आंच आई है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जिस सब्ज़ हिलाली परचम को आज लहरा रहे हैं इसके अंदर दो रंग हैं, एक सब्ज़ है और दूसरा सफ़ेद है। सब्ज़ रंग है पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की अलामत, क्योंकि हमारे कायदीन ने इस रंग को रखा मुसलमानों के वास्ते और ये उस बात की गमाजी करता है। सफ़ेद रंग इसलिए रखा गया कि इस मुल्क में बसने वाली अक़लियतें जो हैं उनको भी उनकी भी नुमाइंदगी की जाए और एहसास दिलाया जाए कि वो भी इस मुल्क का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि यहाँ बसने वाले मुसलमान हैं। मगर धीरे धीरे हम उन अहदो पैमां को भूलते चले गए। हुआ तो ये भी कि जितनी तादाद में यहाँ लोग आए थे उतनी ही तादाद में वापस जाना शुरू हो गए। यहाँ पे बसने वाली अक़लियतों ने ख़ुद को गैर महफूज तसव्वुर करना शुरू कर दिया, इस सरज़मीन पे अपना हक़ जतलाना छोड़ दिया और अफसोस के साथ कि हमने शायद इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इन लोगों ने भी पाकिस्तान के लिए इतनी ही कुर्बानियाँ दी जितनी कि हमारे मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। मिट्टी से जन्म लेने वाले ये लोग आज कहाँ हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इस रियासत में आपको पाकिस्तान में उतनी ही आज़ादी हासिल है जितना कि आप मंदिर जाएं, आपको आज़ादी हासिल है कि आप अपनी मसाजिद में या किसी दूसरी जगह इबादत करें। रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपका ताल्लुक़ किसी मज़हब, नस्ल या फ़िरक़े से है। ये 11 अगस्त 1947 को कायद ने फरमाया। उसके बाद ये कहा कि वक्त आएगा जब हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी पैराए में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का अपना अकीदा बल्कि सियासी मानों में रियासत के शहरी के तौर पर है और ये अकीदा किसी भी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जब कायद ने ये फरमा दिया तो फिर हम कौन हैं जो सवाल उठाएं कि यहाँ पे बसने वाले कोई और लोग हैं? हाँ, पाकिस्तान की अक्सरियत शायद ये नहीं सोचती कि यहाँ बसने वाली दीगर कौमियतें जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। बहुत मखसूस और चंद लोग होंगे जो ऐसा सोचते हैं, मगर हमें आज उन्हीं की मजम्मत करनी है, उसी सोच की मजम्मत करनी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है। आजकल जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान छोड़ने की जो इत्तलात आ रही हैं, आपको पता है 223 पाकिस्तानी इंडिया पहुंच चुके हैं, 50 से ज़ायद सिंध को छोड़ चुके हैं। हम बहुत और इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारा बहुत पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और जो दीगर इशूज़ हैं, इंसानी मसाइल हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। हमें ज्वाइन करेंगे वुसअतुल्लाह खान साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, BBC पे बहुत खूब लिखते हैं और इस इशू पे इन्होंने बहुत ही खूब लिखा है, वो भी शेयर करेंगे। डॉक्टर फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, बड़ी भरपूर आवाज़ है। इसके साथ साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम सरबराह है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी आज के इस, और हम इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रमेश साहब आपके पास आऊँगी। ये जो इत्तलात आ रही हैं, पहले तो अभी तक ये कहा जा रहा है, आज भी कायम अली शाह साहब ने कहा कि इत्तलात गलत है कि लोग बसने के लिए वहाँ जा रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं? क्या वाकई यहाँ से ख़ानदान हिजरत कर गए हैं? और अगर हम ये कहें कि मज़हब के नाम पर दूसरी हिजरत है तो क्या ये गलत होगा? सबसे पहले 14 अगस्त की आज़ादी के दिन की, हमारे मुल्क की आज़ादी का जो दिन है, उसकी आपके चैनल के थ्रू यहाँ पे पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुल्क हमारा है, आपका है, सबका है, मगर हकीकतें हैं। अगर हम हकीकतें अगर खुद पेश नहीं करेंगे, अगर हकीकतों को हम नहीं मानेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? मेन चीज़ ये है कि ये हकीकत है जिस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदू बहुत बड़े मसाइल से गुजर रहे हैं। कैसे गुजर रहे हैं? अगर किडनैपिंग होती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदू कौम होती है।
अगर बत्ताखोरी एग्जॉर्शन होती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदू कौम हो रही है। फोर्स्ड कन्वर्जन अगर हो रही है तो उसके अंदर भी हिंदू ऐसे फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है कि मेरे पास ऐसे ऐसे मिसाल पड़े हैं जिसका अंदाज नहीं है कि मैं आपको बताऊं। अगर मीडिया के थ्रू अगर मैं वो चीज़ें हाईलाइट करूंगा तो और हमारी कौम के अंदर हमारी जो है वो माएँ बहनें जो यहाँ पे और हमारी जो है वो प्रेशर में आ जाती हैं। पहले तो हमें ये पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें इस चीज़ पे जाना पड़ेगा कि इसका क्या हल है, क्या ये हमें जो है वो करना चाहिए। आपका ये कहना है कि अभी तक स्टेट ऑफ डिनायल के अंदर है कि ऐसा नहीं हो रहा और हिंदू बरादरी यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जा रही है? मैडम बिल्कुल जा रही है। जो अभी भी जो लोग गए हैं 2011 में मेरे हिसाब से हमारी जो रिजल्ट है उसके मुताबिक कम से कम 50 घर हर महीने जो है वो शिफ्ट होते हैं 2011 में। अभी 2012 में बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है, खास करके जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन वाले जो मसले हुए हैं, जिसमें खास करके हमारे माइनॉरिटीज़ के एमपीएस एमएनएस जो हमारे माइनॉरिटी के नुमाइंदे नहीं हैं। हमने आज भी 14 अगस्त के दिन वहाँ पे कायद-ए-आज़म की मज़ार के ऊपर खड़े थे, वहाँ पे भी शर्मिला साहब भी वहाँ पे खड़ी थी, हमारे मोहन लाल मिनिस्टर अकलियती। उस टाइम जब उनसे पूछा गया कि भाई वहाँ पे आपकी माइग्रेशन है या नहीं है, उसने कहा नहीं है, खाम का प्रोपेगेंडा चल रही है, हमारी कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2 दिन पहले मौला बख्श टांडियो वहाँ पे जब गया था तो मौला बख्श टांडियो साहब ने खुद उसको एडमिट किया, वो एडमिट करता है, हमारे नुमाइंदे बोल रहे हैं। तो हमारी तो मेन तो ये वजह ही है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मतलब ये झूठ बोला जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है। वुसत आपने बहुत खूब लिखा है कि जितने फीसद पाकिस्तान में बसते थे पाकिस्तान के क़याम के वक्त, उस वक्त अब उतने नहीं लोग और छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इसको एड्रेस नहीं किया गया शुरू में? क्यों इनसिक्योरिटी ये पैदा की गई है और कहाँ खामी नजर आती है आपको? इनसिक्योरिटी ग्रेजुअली बढ़ी है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ मुस्तकिल जब से आपके स्टूडियो में आया हुआ हूँ कि अगर आज जिन्ना साहब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होते तो क्या होता? क्या यहाँ सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को बतौर वज़ीर ख़ारजा बर्दाश्त कर लिया जाता? क्या जोगिंदर नाथ मंडल को वज़ीर क़ानून के तौर पे बर्दाश्त कर लिया जाता? और क्या ये ऐसा हो सकता था कि लियाकत अली ख़ान तारीख़ में पहले शहीद ना होते, मोहम्मद अली जिन्ना पहले शहीद होते? अगर इंटॉलरेंस का ये लेवल होता है जो कि आज है सोसाइटी में, तो यहाँ जो अक़लियतें हैं, जिन्ना साहब बंगाल और पंजाब की पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे। ठीक इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा इलाका चाहते थे, बल्कि वो इसलिए चाहते थे कि भाई जब पार्टीशन करने की क्या ज़रूरत है, जब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी, लेकिन हिंदू, सिख और दूसरी अक़लियतें भी अगर आ रही हैं तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? पंजाब असम्बली में करारदाद पेश होती है पाकिस्तान के लिए, टाई पड़ जाती है, 4 क्रिश्चियन वोट पांसा पलट देते हैं और पंजाब फैसला कर देता है कि वो पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल ये हमें ना तो आज की किसी किताब में मिलती हैं, दरसी किताब में मिलती हैं। यही पाकिस्तान था कि जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी गई और वो भी पाकिस्तान को कर्जे देने की तहरीक की वजह से जो बरत रखा था उसकी रद्द-ए-अमल में गोली मारी गई। तो जिन्ना साहब के पाकिस्तान में 3 दिन तक पाकिस्तान का परचम सुरनगू रहा गांधी के लिए। आज कितने लोगों को पता है? आज सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बना था। करारदाद मकासिद 1949 में मंजूर हुई। कायद आज़म के इंतकाल के 1 साल बाद कायद आज़म की ज़िंदगी में किसी को जुर्रत नहीं हुई कि करारदाद मकासिद मंजूर कर सकता। इस सवाल पर का भी मैं जवाब चाहूँगा कि क्यों? ठीक बात है, ये बिल्कुल ये सवाल का जवाब देंगे। मैं डॉक्टर फरीद पराचा को भी शामिल करूँ इसमें। डॉक्टर साहब बात इस्लामी ये कह रही है कि ये जो जितनी भी इस वक्त माइग्रेशन हो रही है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये एक ड्रामा है। क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी अपनी धरती को छोड़ के इस तरह से जाएगा जिस तरह से हिंदू जा रहे हैं? और ये सवाल कि हमारी तारीख हमें हमेशा बहुत सारी चीज़ें गलत भी बताई गई हैं जिसका कि कोई जवाब किसी के पास नहीं है, क्या कहेंगे आप?
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو واقعی یہ اطلاعات غلط ہیں اور اس کے بارے میں یہ باتیں آ چکی ہیں اور یہ خاص ایک انداز میں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سے وہ نتائج نکالے جاتے ہیں جو وسعت اللہ خان صاحب نکال رہے ہیں کہ پاکستان ہی غلط تھا, قرارداد پاکستان, قرارداد مقاصد, یہ ساری چیزیں یہ خاص اس فضا پراچا صاحب میری گفتگو کو توڑ بڑوڑ کے پیش کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو اس کی بنیاد, اب مجھے مکمل کرنے دیجیے بات. اگر غربت ہے تو اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے. غربت وہاں بھی موجود ہے, پاکستان کے مسلمان علاقوں کے اندر بھی موجود ہے. اغوا ہو رہے ہیں تو اغوا برائے تاوان جو ہے وہ کسی اس بنیاد پر نہیں ہو رہے, پیسے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہیں. اس کو خاص اس کے ساتھ وابستہ کر دینا, جبکہ ہندوستان کے اندر مسلمان کس حالت کے اندر ہیں وہاں پہ, اور پاکستان نے تو کبھی اس معاملے کو اس انداز پہ نہیں اٹھایا کہ وہاں کی دوسری بڑی اکثریت ہے اور 2% بھی ان کا ملازمتوں کے اندر جو ہے یا پارلیمنٹ کے اندر ان کا حصہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 8,000 مسلم کچھ فسادات ہو چکے ہیں وہاں پہ, جہاں تو ایک بھی مرتبہ نہیں ہوا اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو. یعنی 1-2 انڈیویجول معاملات کو, اور یہاں سے جو ہجرت کر کے جسے ہجرت کہا جا رہا ہے, مائگریشن کی ہے, اس کے اندر تو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو گئے ہیں وہاں پہ اور اپنے سمگلنگ کے مقاصد کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. اس کو غربتوں کے ساتھ جوڑنا, اقلیتوں کی محرومی کے ساتھ جوڑنا, یہ کسی انداز پہ نہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو اس کے اتنے زیادہ شکوے نہیں ہے, کرسچنز کے شکوے ہیں مگر اس قدر نہیں ہے جتنے کہ ہندو اقلیت کے شکوے ہیں, اور سب سے زیادہ جانے والے بھی ہندو ہیں اور سب سے بڑی اقلیت بھی پاکستان کے اندر ہندو ہے. سو کوئی تو بنیاد ہوگی کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی ایک آدمی بھی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرسچین ہو, غربت کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ جاگیردارانہ نظام, یہ ظالمانہ نظام ان کو لوگوں کو غریب رکھا ہوا ہے. ہم تو وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت پینے کے پانی کے اس وقت تک. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا درست کہنا, لیکن ٹھیک بات ہے, لیکن حقوق نہیں ملتے. ہمارے میڈیکل کیمپ لگتے ہیں, فری میڈیکل, ٹھیک ہے, تو یہ کام کر رہے ہیں. آسما میں ذرا, مگر اس کے باوجود لوگ مطمئن نہیں ہے نا. ہندوستان کے اندر تو لوگ اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہے. میں کوئکلی ڈاکٹر فرزانہ, میں شرمیلا کو چونکہ جواب دینا ہے. جی آسما کتنے علاقے ہیں جہاں آج گائے ذبح نہیں ہو سکتی, وہاں کے کاروبار کے اوپر ہندو موجود ہے. یہ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, انڈیا کی بات نہیں کر رہا. منڈیاں ان کے پاس ہیں. یہ باتیں جو ہیں آسما یہ بڑا آسان ہوتا ہے, آسما یہ بڑا آسان ہوتا ہے, ٹیکس پیئر بھی ہندو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو بلیم جو ہے کسی اور پہ کر دینا. بوجھ نہیں ہے, اور ہندو اس ملک کی اس دھرتی کا حصہ ہیں. ہم یہ نہیں مانگتے, ہم یہ مانگتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں پروٹیکشن دیا جائے. کیا یہ کہاں کا قانون ہے کہ یہ ماریا بھیل, یہ لڑکی, یہ کنڈری سے اغوا ہوئی ہے, 15 دن کے بعد یہ لڑکی بازیاب ہوتی ہے, 15 دن کے بعد بازیاب ہوتی ہے. آج اس لڑکی کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا ہے تو کورٹ کے اندر وہ لڑکی گش ہو گئی ہے, بیان نہیں دیا ہے اس نے, اور وہ 2 دن پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. بھائی جب وہ لڑکی وہاں پہ آئی ہے, آپ ایسے کیسے, آپ مذہب کو اور شادی کو دونوں کو سیپریٹ کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس ملک میں, ایک دوسرے کے بھائی بہن ہو کے ہم رہنا چاہتے ہیں, اس ملک کا حصہ ہیں.